Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार प्यारे साथियों, डीआर ब्रदर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज से रीट के मात्र 15 दिन बचे हुए हैं और आपको 15 दिन में हमारे द्वारा 15 महत्वपूर्ण कक्षाएं उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप सभी साथी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि साथी जो 15 दिन की 15 महत्वपूर्ण कक्षाएं हैं वो इस प्रकार से लगाई गई है कि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी साबित हो सके। क्योंकि इन 15 कक्षाओं में उन सभी प्रकरणों को शामिल किया जाएगा जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे और पूछे जाने की 100% संभावना है। क्योंकि साथियों, इन 15 कक्षाओं में आपको बता देता हूँ 4 या 5 आपको पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। इनके बाद आपको संस्कृत शिक्षण विधियों के प्रश्न, और वो प्रश्न ऐसे होंगे जो सीधे पेपर में छपने वाले हैं। और उसके बाद संस्कृत शिक्षण विधियों के अलावा जो संस्कृत के महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे छंद है, एक प्रश्न पूछा जाता है, छंद को ट्रिक सहित आपको पहचानना। उसके बाद वाच्य, इस प्रकार के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं आपके लिए, उनको शामिल किया गया है। तो आप सभी साथी रोज अपने लिए 24 घंटे में से 1 घंटा निकालकर हमारी कक्षा देखिएगा, क्योंकि ये कक्षा आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में सही साबित हो सकती है। ठीक है साथियों, तो आप सभी साथी इस कक्षा को पूरा देखिएगा। आज की हमारी जो कक्षा है वो पर्यावरण अध्ययन की होने वाली है। इसमें मैंने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है और वो प्रश्न जिनमें प्रत्येक ऑप्शन से आपको अलग अलग प्रश्न देखने को मिलेगा। लगभग हम इस प्रैक्टिस सेट में 30 प्रश्नों की सहायता से लगभग 100 से ज्यादा प्रश्न हल करने वाले हैं। तो आप सभी साथी कक्षा को पूरा देख कर जाइएगा। साथियों, आप सभी को मैं यहाँ पर कुछ भी नया नहीं पढ़ाने वाला हूँ। जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रकरणों को शामिल किया जाएगा, जिससे आपका रिवाइज भी हो सकेगा। जो आपने पढ़ा है अब तक, अगर आपको याद नहीं है तो आप उसको रिकॉल कर पाएंगे हमारी इन कक्षाओं के माध्यम से। ठीक है साथियों, तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की। आप सभी को स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। निम्न में से कौन सा गुण एकल परिवार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, गृह संचालन में स्वतंत्रता, पारिवारिक कुरीतियों का अभाव, पारिवारिक परंपराओं की रक्षा, आत्मनिर्भरता। आप सभी साथी ये जानते होंगे मित्रों कि एकल जो परिवार है वो किसे कहते हैं। साथियों, एकल परिवार में आप सभी साथी पढ़ते आए हैं कि पति और पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर एकल परिवार से कौन सा गुण संबंधित नहीं है? आप बताइए, एकल परिवार आप रहेंगे तो आपको गृह संचालन में स्वतंत्रता होगी? बिल्कुल होगी साथियों, क्योंकि अगर आप अकेले हैं तो अपने अनुसार घर चलाएंगे। लेकिन अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो आप सभी साथी जानते हैं घर का जो संचालन है वो घर के मुखिया के द्वारा किया जाता है। उसके बाद ऑप्शन 2 है हमारा पारिवारिक कुरीतियों का अभाव। आप सभी साथी जानते हैं कि यहाँ पर परिवार की जो कुरीतियां है उनका अभाव होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो आपको बड़े बुजुर्गों के कारण जो परिवार की जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनको मानना पड़ता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 3 की हम बाद में चर्चा करते हैं, चौथे की चर्चा करते हैं। अगर आप अकेले परिवार में रहते हैं तो आप में आत्मनिर्भरता का गुण विकसित होता है, आप में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। लेकिन जो पारिवारिक परंपराओं की रक्षा है वो यहाँ पर नहीं होती है साथियों। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है, क्योंकि आप माने या न माने एकल परिवार में परिवार की परंपराओं को जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो पारंपरिक जो परिवार की परंपराएं हैं परिवार की, उनकी रक्षा होती है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 7 अप्रैल, ऑप्शन नंबर 2 26 जून, ऑप्शन नंबर 3 31 मई, ऑप्शन नंबर 4 12 जून। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, विश्व तंबाकू जो निषेध दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 31 मई को। ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा राइट आंसर है। आप सभी साथी देख सकते हैं साथियों, अब जो 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है इन सबकी हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों, 7 अप्रैल को अगर आपको पूछ लिया जाए तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाया जाता है साथियों? स्वास्थ्य दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि साथियों 1948 में क्या हुआ था, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, तब से 7 अप्रैल को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार था नशीले पदार्थों का, उनके विरुद्ध, उनके अपराध को, उनके अवैध व्यापार को रोकने के लिए क्या किया गया था, विश्व नशा मुक्ति दिवस मनाया गया था। ठीक है साथियों, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, विश्व नशा मुक्ति दिवस। इसके बाद 12 जून को आप सभी साथियों को पता होगा, 12 जून को क्या किया गया था, यूनिसेफ द्वारा बाल श्रम निरोध दिवस साथियों मनाया गया था।
इसको बाल श्रम निरोध दिवस घोषित किया गया। आप सभी साथी याद रख सकते हैं। तो आपको देखिए साथियों, एक प्रश्न से 4 प्रश्न सही हुए हैं। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस, 26 जून को विश्व नशा मुक्ति दिवस, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस और 12 जून को यूनिसेफ द्वारा बाल श्रम निरोध दिवस। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से असंगत चुनिए। लोनचारी जो है साथियों हिमाचल प्रदेश, किल्ट नागालैंड, फुलकारी पंजाब, भागवान गुजरात। साथियों ये वस्त्रों के प्रकार है, एक तरफ इधर वस्त्रों के प्रकार दिए गए हैं और इधर उनसे संबंधित राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो आप सभी साथियों को असंगत चुनना है। तो आप सभी को बता दूं साथियों, लोनचारी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, बिल्कुल सही है। उसके बाद किल्ट नागालैंड का ही है, फुलकारी पंजाब से संबंधित है, जबकि भागवान जो वस्त्र है साथियों वो गुजरात से संबंधित न होकर किससे संबंधित है, वो संबंधित है साथियों झारखंड से। किससे संबंधित है, झारखंड से। तो आप सभी साथी इस चीज को ध्यान रखें। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हैंडलूम मार्क का कब शुभारंभ किया गया था? 28 जून 2006, 2 अक्टूबर 2005, 3 नवंबर 2005, 12 जुलाई 1982। आप सभी साथियों को बता दूं, हैंडलूम मार्क जो है किसके लिए शुरुआत की गई थी? क्योंकि बुन करके जो उत्पाद थे हैंडलूम मार्क से संबंधित उद्योग करने वाले, उनको पहचान देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी साथियों। ठीक है साथियों, तो हैंडलूम मार्क की जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? तो 28 जून 2006 को हैंडलूम मार्क का शुभारंभ किया गया था साथियों। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है साथियों, उसके बाद आपको ध्यान रख सकते हैं आप, जो 2 अक्टूबर 2005 है इसको महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अंदर प्रश्न अभी तक नहीं पूछे गए इस तरह से, बस इतना ही पूछा गया है। जो भी चीज है उनसे सन से संबंधित प्रश्न, इनके अंदर डिटेल क्या है आपसे नहीं पूछा जाएगा। जितना एग्जाम के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है उसी टाइप के प्रश्न यहाँ पर शामिल किए गए। तो आप सभी साथियों के लिए एक जो कक्षा है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना। ठीक है साथियों, और 3 नवंबर 2005 को नई स्वास्थ्य बीमा योजना। आप सभी साथी देख सकते हैं। और 12 जुलाई 1982 को साथियों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको 2 चीजें तो याद रखनी ही है, नाबार्ड और हैंडलूम मार्क। यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। नाबार्ड की जो स्थापना है 12 जुलाई 1982 की गई थी और ये बुनकरों को ऋण देने के लिए की गई थी, ऋण देने की व्यवस्था करने के लिए, जिससे कि बुनकरों को ऋण देने में दिक्कत ना हो। तो आपको ध्यान रखना है हैंडलूम मार्क और नाबार्ड, ये 2 तो इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखने हैं। ठीक है साथियों, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, हैंडलूम मार्क का शुभारंभ बुनकर उत्पादों को पहचान देने के लिए। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर 1 1956, ऑप्शन नंबर 2 1978, ऑप्शन नंबर 3 1989, ऑप्शन नंबर 4 1979। आप सभी साथियों को मैं बता देता हूं साथियों, राजस्थान पर्यटन विकास निगम अर्थात RTDC, इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा राइट आंसर है साथियों। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान पर्यटन विभाग 1956 में राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी। राजस्थान का पर्यटन के लिए एक अलग से विभाग बनाया गया था साथियों। 1978 में राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई, आप सभी साथी जान रखें। और 1989 में जो पर्यटन है, इस पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया। क्या कर दिया गया? आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो 1989 में दिया गया। और जो RTDC बनाया, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना की, इन्होंने अपना कार्य 1979 में प्रारंभ किया था साथियों। 1 अप्रैल 1979 को इस राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था। ठीक है साथियों, तो ये थी हमारी इन प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आप सभी साथियों को एक इंपॉर्टेंट और बात बता दूं, हमारे द्वारा अभी तक जो हमारे चैनल पर पर्यावरण अध्ययन के 21 मॉडल पेपर हल करवाए जा चुके हैं, उनका PDF आप सभी को हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करवा दिया गया है। अगर आपको उपलब्ध नहीं हुआ है तो आप हमारे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर वहां से लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं देखिए साथियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हम, फॉय सागर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 अजमेर, ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 3 जयपुर, ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर। साथियों फॉय सागर जो झील है वो अजमेर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अजमेर में, इसके अलावा ठीक है साथियों, इसके बाद उदयपुर। उदयपुर को हम कहते हैं झीलों की नगरी। क्या कहते हैं साथियों? झीलों की
नगरी कहते हैं उदयपुर को। और उदयपुर में जो महत्वपूर्ण झील है आप सभी साथी नोट कर सकते हैं, पिछोला झील, फतेह सागर झील और जयसमंद झील। ये सब क्या है, तीनों झीलें उदयपुर से संबंधित। जबकि अजमेर में फतेह सागर झील है और अजमेर में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है आपको याद रखने के लिए, पुष्कर, ब्रह्मा जी का एकमात्र जो मंदिर है वो यहीं स्थित है। ठीक है साथियों। उसके बाद जयपुर, उसके बाद जोधपुर। ठीक है साथियों। तो आप सभी को इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी जरूर रखनी। तो हमारा फतेह सागर जो स्थित झील है वो कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है मछली उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, फल उत्पादन, कृषि उत्पादन। साथियों ऑपरेशन फ्लड जो कार्यक्रम है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आप सभी साथी ध्यान रखिए। और ये किसके नेतृत्व में चलाया गया था, वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में ये चलाया गया था। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मथैरना कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर, राजसमंद, जोधपुर, सीकर। तो साथियों मथैरना जो कला है वो बीकानेर से संबंधित है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट आंसर है। बीकानेर का जैन जो परिवार है वो इसके लिए प्रसिद्ध है साथियों। आपको बता दूं मथैरना कला क्या होती है साथियों, जो धार्मिक स्थल होते हैं, पौराणिक जो कथाएं होती है उनसे संबंधित भित्ति चित्र बनाकर उनको आकर्षक रंगों से सजाना। अगर आप इस प्रकार की उद्योग संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देखिएगा। आप सभी को चित्र दिखाकर उनको चित्र सहित समझाया गया है। ठीक है साथियों। अगले, और राजसमंद की आपसे पूछ ली जाए, राजसमंद से संबंधित क्या है, तो आपको ध्यान रखना है साथियों, राजसमंद के लिए पिछवाइयाँ आपसे पूछा सकता है, पिछवाइयाँ कहाँ से संबंधित है, कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है राजसमंद की है साथियों। तारकसी भी यहाँ की है। ये सब क्या है साथियों, मैं इनकी चर्चा नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैंने इन सब का पर्सनल वीडियो बनाकर हमारे चैनल पर अपलोड किया हुआ है। जोधपुर, जोधपुर में आपको बादला प्रसिद्ध है जो पानी की बोतलों के लपेटा जाता है चादरों के ठंडा पानी रखने के लिए। सीकर, सीकर जो गांव है साथियों वो गोटा बनाने की कला, किसके लिए, गोटा बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थानी चित्रकला के जनक माने जाते हैं महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, महाराणा कुंभा को राजस्थानी चित्रकला के जनक माने जाते हैं। ठीक है साथियों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर पर नहीं पहना जाता है, शीशफुल, बोरला, नथ, मेमद। आप सभी साथियों को बता दूं शीशफुल सिर में पहना जाता है, बोरला भी सिर पर पहना जाता है, मेमद भी सिर पर पहना जाता है, लेकिन नथ जो आभूषण है वो कहाँ का है साथियों, नाक का है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। साथियों यहाँ पर विधानसभा और संसद से एक प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता रहा है और बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। आप सभी साथी राज्यसभा से संबंधित बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी की हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले राज्यसभा का प्रधान सभापति हम जान लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति होता है, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राज्यसभा का प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति को कहते हैं। साथियों अगला जो हम राज्यसभा से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें जान सकते हैं, जो राज्यसभा है वो एक प्रकार का उच्च सदन है। क्या है साथियों, उच्च सदन है। इसको हम स्थायी सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, स्थायी सदन भी कहते हैं। आप सभी को पता है, सबसे पहले मैं यहाँ बता देता हूँ कि संसद जो है, हमारे संसद के जो अंग है वो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, संसद का निर्माण करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, संसद का निर्माण किन किन से मिलकर होता है। तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों के द्वारा संसद का निर्माण होता है। और यहाँ पर जो राज्यसभा है हम उसकी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इस प्रश्न में राज्यसभा का जिक्र किया गया है। राज्यसभा उच्च सदन है, संसद का स्थायी सदन इसे हम कहते हैं। और इसकी जो स्थापना है वो अनुच्छेद 80 के तहत की गई थी। ठीक है साथियों। और यहाँ पर जो राज्यसभा में सदस्यों की जो संख्या है, सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो होती है 250। अधिकतम, आपसे पूछा जाए सदस्यों की अधिकतम संख्या तो 250 है। और राज्यसभा में जो वर्तमान में जो सदस्य है वो है 245 सदस्य है। आप सभी को बता दूं यहाँ पर जो 250 में से 238 जो सदस्य है वो हमारे राज्य एवं
केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, जबकि 12 जो सदस्य हैं वो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। आप सभी साथी इस फैक्ट को जरूर याद रखिएगा साथियों। कितने ये जो प्रश्न है बार बार पूछा गया है, कई सारी परीक्षाओं में मैंने देखा है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगर साथियों आपको हमारी कक्षा लग रही है तो लाइक कीजिए, और आप सभी से बस इतना निवेदन है कि आप प्रत्येक साथी 10 विद्यार्थियों के साथ इस कक्षा को शेयर करेंगे, क्योंकि साथियों अगर आपको एक अच्छी चीज अगर आप शेयर कर रहे हैं तो जरूर आपका भला होने वाला है। और आप सभी साथी इस वीडियो को जितने भी रीड की तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि साथियों आपके लिए हमारे द्वारा इतनी मेहनत की जा रही है, तो आप भी हमारे लिए मोटिवेशन प्रदान करने के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज का सबसे निम्नतम स्तर है। सबसे निम्नतम स्तर पूछा गया है पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और ग्राम सभा। आप सभी साथियों बता दूं, राजस्थान में जो पंचायती राज की व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। आप सभी साथी से ये भी प्रश्न पूछ सकता है कितनी स्तरीय व्यवस्था प्रणाली है, तो त्रिस्तरीय है, जिसमें आपको बता दूं सबसे निम्न स्तर पर कार्य करती है ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर जो कार्य करती है वो करती है पंचायत समितियां, और उच्च स्तर पर जो कार्य करती है वो होती है जिला परिषद। आपसे प्रश्न यहां से देखिए साथियों किस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नतम स्तर कौन सा है, तो आपको बताना है। क्या बताओगे, निम्नतम स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत है। मध्यम स्तर पूछ लिया जाए तो आप बताओगे, या फिर उच्चतम स्तर, शीर्ष स्तर जिसे हम कहते हैं वो ये है। ठीक है साथियों, तो आपको इतनी जानकारी जरूर रखनी। और एक ये कौन सी व्यवस्था, कौन से स्तर की व्यवस्था है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 लागू किया गया है। 24 दिसंबर 1986, 15 अप्रैल 1986, 20 जुलाई 2020। उपरोक्त से कोई नहीं। आप सभी साथियों को बता दूं, भारत में उपभोक्ता संरक्षण जो कानून 1986 था वो 15 अप्रैल 1987 को लागू किया गया था। ठीक है साथियों, 24 दिसंबर 1986 को संसद द्वारा पारित कर दिया गया था, और 20 जुलाई 2020 को अभी एक नया नियम आया है साथियों, उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019। लेटेस्ट जानकारी है, आप सभी साथी इसको भी ध्यान रखते हैं। 2019 जो है उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 से बना है, तो उसको 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया है। यहाँ पर बात 1986 वाले की गई है, तो आपको इसका जवाब 15 अप्रैल 1987 देना है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दुग्ध सहकारिता की व्यवस्था विद्यमान है। द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, एक स्तरीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है, राजस्थान में दुग्ध सहकारिता की जो व्यवस्था विद्यमान है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था विद्यमान है। साथियों आपको 3 स्तर मैं आपको बता देता हूं, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। राजस्थान में जो सहकारिता की त्रिस्तरीय जो व्यवस्था विद्यमान है वो ये 3 स्तर ये है साथियों, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। शीर्ष स्तर यहाँ पे भी पंचायत स्तर, जिला स्तर और ग्रामीण स्तर पर विद्यमान है। शीर्ष स्तर पर जो संस्था विद्यमान है उसे कहते हैं राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, RCDF, जो कि 1977 में स्थापित की गई थी। उसके बाद जिला स्तर पर जो कार्य करती है वो संस्था है जिला दुग्ध उत्पादक संघ, और राजस्थान में इनकी संख्या 21 है। आपसे पूछा सकता है राजस्थान में जिला दुग्ध उत्पादक संघ की संख्या कितनी है। उसके बाद प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां ग्रामीण स्तर पर दुग्ध का संकलन करती है। ऑप्शन नंबर, ये जो निम्न स्तर की संस्था है साथियों ग्रामीण स्तर। तो आपको तीनों स्तर ध्यान रखने हैं और व्यवस्था ध्यान रखनी, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान भारत में कितने जैव मंडल रिजर्व है? बायोस्फीयर रिजर्व 50, 18, 89, 101। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है, राजस्थान में वर्तमान में जो जैव मंडल रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, वो 18 है। आप सभी को इनकी संख्या ज्ञात रखनी है। अभी तक इनसे डीपली प्रश्न कतई नहीं पूछा गया है, बस इतने पूछे जा सकते हैं कि कितनी संख्या है। और 50 जो है हमारे टाइगर रिजर्व है। आप सभी साथी इस चीज को ध्यान रखें, 50 जो है हमारे बाघ रिजर्व है। बाघ रिजर्व पूछा जाए तो बाघ रिजर्व की संख्या 50 है, बायोस्फीयर रिजर्व 18 है, और निवासी जो है हमारे संरक्षण रिजर्व है, कंजर्वेशन जो रिजर्व है वो निवासी है। और आपसे अगर नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या पूछ ली जाए तो राष्ट्रीय जो उद्यान है साथियों वो 101 है। ठीक है साथियों, और सर्वाधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो MP में है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान MP में है और उनकी संख्या है 10। आप सभी साथी इस चीज को ध्यान रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है,
विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता का स्तर है? ब्राजील, अमेरिका, भारत, कनाडा। तो आप सभी साथियों को बता दूं, सर्वाधिक जो जैव विविधता का स्तर है साथियों, जैव विविधता क्या होती है? जहां पर एक सीधे से सिंपल शब्दों में कहूं, जहां पर जीवों की विविधता पाई जाए, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वहां पाए जाए। तो सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो ब्राजील में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, रेगिस्तान के जल महल के नाम से प्रसिद्ध है? रेगिस्तान का जल महल, बाटाडू का कुआं, नीमराणा की बावड़ी, अलग सागर, रानी जी की बावड़ी। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाटाडू का कुआं। बाटाडू का जो कुआं है इसको हम रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। आप सभी साथियों को बता दूं कि ये है राजस्थान का जो बाड़मेर जिला है, उस बाड़मेर जिले की बायतू पंचायत में स्थित है। ठीक है साथियों, बाटाडू का कुआं जो कि रेगिस्तान के जल महल के नाम से स्थित है। नीमराणा की जो बावड़ी है साथियों, कौन सी बावड़ी साथियों? नीमराणा की बावड़ी अलवर में स्थित है। और अलग सागर जो है बीकानेर में स्थित है साथियों। अलग सागर जो कुआं है इसको 8 तीवण का कुआं भी कहते हैं। आप सभी साथी इस प्रश्न को भी नोट कर ले। 8 तीवण का कुआं कहाँ है? तो बीकानेर में है और अलग सागर कहते हैं। रानी जी की जो बावड़ी है साथियों बूंदी जिले में स्थित है और इस बूंदी जिले को बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। ठीक है साथियों, आप सभी साथी इस चीज को ध्यान रखें। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, पर्वतारोहण में आने वाले वस्तुगत खतरों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 चट्टानों का गिरना, हिमस्खलन, थकान एवं अपर्याप्त तकनीक। ऑप्शन नंबर 4 खराब मौसम। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 थकान एवं अपर्याप्त तकनीक। साथियों आपको बता दूं, 2 प्रकार के खतरों की चर्चा यहाँ पर की गई है। यदि आप पर्वतारोही है साथियों, तो पर्वतारोहण में जो आने वाले जो वस्तुगत खतरे हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से माने गए हैं आप सभी साथी नोट कर सकते हैं। एक होते हैं वस्तुगत खतरे और एक होते हैं व्यक्तिगत खतरे। साथियों वस्तुगत जो खतरे होते हैं पर्वतारोही के उपस्थित न होने पर भी, मतलब पर्वतारोही से संबंधित नहीं होते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत जो खतरे हैं खुद व्यक्ति पर्वतारोही से संबंधित होते हैं, जबकि ये जो है पर्वतारोही अगर उपस्थित नहीं होगा तो भी होगा। तो आप सभी साथी ध्यान दें, चट्टानों का गिरना, हिमस्खलन, खराब मौसम, ये सब क्या है? वस्तुगत खतरे। जबकि व्यक्तिगत जो खतरा है, व्यक्ति को थकान हो सकती है या फिर व्यक्ति को अपर्याप्त, व्यक्ति के पास तकनीक है जिससे वो चढ़ने में खतरा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक अच्छी शिक्षण सामग्री का क्या गुण होना चाहिए? रोचकता, परिशुद्धता, विश्वसनीयता, उपरोक्त सभी। आप सभी साथियों को बता दूं, एक अच्छी शिक्षण जो सामग्री है वो उनमें रोचकता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए और विश्वसनीयता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, आकार के अनुसार पृथ्वी सौरमंडल का कौन सा ग्रह है? तीसरा, पांचवा, चौथा, पहला। तो आप सभी साथियों को बता दूं, यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2 है। पृथ्वी का जो आकार के अनुसार है वो 5वां स्थान है। आप सभी साथियों से प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे साथियों? सौरमंडल, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है सौरमंडल में ग्रहों की संख्या। तो आपको बताना है 8 ग्रह है। जो 8 ग्रह और सौरमंडल का जो मुखिया है वो माना जाता है तो वो सूर्य को माना जाता है। आप सभी साथी एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पर प्रश्न इस तरह से पूछे जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। एक प्रश्न जो बनेगा वो बनेगा सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रह। और आप सभी साथियों को सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों की संख्या ध्यान रखनी है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य है साथियों। इस सूर्य से आधार के आधार पर, दूरी के आधार पर सबसे पहला ग्रह, एक मिनट साथियों इसको मिटा देता हूं मैं। सूर्य के आधार पर जो सबसे पहला ग्रह है वो है बुध। बुध के बाद आता है शुक्र, उसके बाद आता है पृथ्वी, मंगल, उसके बाद आता है साथियों बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद आता है शनि, और उसके बाद आता है अरुण, और उसके बाद आता है वरुण। आप सभी साथी सूर्य से आकार के आधार पर इनको याद कर लें।
बुध पहले नंबर पर, शुक्र दूसरे नंबर पर, पृथ्वी तीसरे नंबर पर, मंगल चौथे नंबर पर, बृहस्पति पांचवें नंबर पर, शनि छठे नंबर पर, अरुण सातवें नंबर पर और वरुण आठवें नंबर पर। आप सभी साथी इतनी जानकारी जरूर रखिए। और मैं आपको बता देता हूं, आकार के आधार पर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए प्यारे मित्रों, देखिए आकार के आधार पर अभी आपको मैं याद करवाने वाला हूं। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि सूर्य से दूरी के आधार पर अगर आपको याद है तो आप आकार के आधार पर बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। साथियों, आकार के आधार पर सबसे पहले आपको छोटा से छोटा हम यहाँ पर आरोही क्रम में जमाएंगे। तो आरोही क्रम में जमाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए साथियों, सबसे पहले टिप्पणी कर देनी है। देखिए यहाँ पर बुध, सबसे पहले आपको लिखना है बुध, और फिर बुध के बाद लिखना है आपको शुक्र, शुक्र के बाद आपको लिखना है मंगल, और मंगल के बाद पृथ्वी। देखिए बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, इन चारों में से दो को पहले ऐसे कैसे लिखना है और मंगल और पृथ्वी को उल्टा लिख देना है। उसके बाद यहां से चालू करना है लास्ट आठवें नंबर से उल्टे क्रम में वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। देखिए प्यारे मित्रों, यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह, तो आप सभी को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। हमने आरोही क्रम में जमाया है तो यहाँ पर सबसे छोटा ग्रह जो है, सबसे छोटा हमारे पास आ जाता है बुध ग्रह। प्रश्न देखिए साथियों, मैं यहाँ पर आपको प्रश्न हल करवाने के मकसद से प्रश्न नहीं बनाए, मैं चाहता हूं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपको यहाँ से जितने भी प्रश्न बने उस टॉपिक से, वो प्रश्न आपकी सही हो। बस आप सभी साथी अगर सहयोग करते हैं, मेरा आप सभी का प्रेम मुझे मिलता है, तो मैं जरूर आपके लिए 15 दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षाएं लेकर आऊंगा जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर दिलाने वाली है। तो आप सभी साथियों ने अगर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, अगर सबसे बड़ा पूछ लिया जाए, देखिए साथियों आपको कितनी सी देर में ये चीजें याद हो गई होगी। सबसे बड़ा तो बृहस्पति है। अब आपसे कोई सा भी ग्रह का क्रम पूछ लिया जाए तो आप बड़ी आसानी से इनको जमा कर बता सकते हैं। अब आप गिनिए कि पृथ्वी कौन सा ग्रह है आकार के आधार पर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और पृथ्वी हमारा कौन सा ग्रह है आकार के आधार पर, पांचवा है। यदि मित्रों आपसे प्रश्न पूछा जाता सूर्य के दूरी के आधार पर, तो सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का तीसरा स्थान हो जाता। ठीक है साथियों, तो आप सभी साथियों को इतनी जानकारी रखिए, और सौरमंडल से जितने भी तरह के प्रश्न आगे बन सकते हैं वो मैं आगे की 4 प्रैक्टिस सेट जो आएंगे उनमें इन सबको बताने वाला हूं। तो आपको बस इस वीडियो में इतना ही बताया जाएगा, सूर्य से दूरी के आधार पर और आकार के आधार पर ग्रहों की जानकारी रख लेनी है। ठीक है साथियों, अगले वीडियो में अगले प्रश्न में हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आप सभी को अगला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है? हैजा, चेचक, तपेदिक, रक्ताल्पता। साथियों यहाँ पर जो संक्रामक नहीं है, 2 प्रकार के रोग होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक रोग एक दूसरे से फैलते हैं व्यक्तियों में, असंक्रामक रोग एक दूसरे व्यक्तियों के संक्रमण से नहीं फैलते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर 4, रक्ताल्पता जो रोग है वो असंक्रामक रोग है। क्या है साथियों? असंक्रामक है, संक्रामक नहीं है। और ये जो रोग होता है वो रक्ताल्पता हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। खनिज लवणताओं की कमी से जो रोग होता है, हीमोग्लोबिन कमी से रक्ताल्पता है। साथियों हैजा रोग आप सभी को पता होगा, विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से होता है। आप सभी साथी लिख सकते हैं अगर आपको नहीं पता हो, विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से होता है। चेचक जो रोग होता है साथियों, इसको हम बड़ी माता कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ी माता अर्थात स्मॉल पॉक्स। आप सभी साथियों को अगर सही नहीं दिखाई दे रही है साथियों यहाँ पर, तो आप बोल रहे हैं उसको लिख सकते हैं, बड़ी माता स्मॉल पॉक्स। और उसके बाद इसका जो ये होता है वेरिओला वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वेरिओला वायरस के कारण। तपेदिक जो रोग है साथियों, इसको हम कहते हैं टीबी या क्षय रोग। क्या कहते हैं? टीबी या क्षय रोग कहते हैं। और ये जो होता है साथियों माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेंडुला ऑब्लांगेटा, थैलेमस। साथियों हमारा जो राइट आंसर है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होता है वो सेरिब्रम होता है। ठीक है साथियों, कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है। और दूसरे नंबर पर आता है सेरिबेलम। और सेरिब्रम जो भाग है साथियों, अग्र मस्तिष्क का भाग है। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य और पश्च। तो ये जो है हमारा सेरिब्रम वो अग्र मस्तिष्क का भाग है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन की गणना करने वाला यंत्र स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमैनोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर। साथियों स्टेथोस्कोप जो है वो हमारी हृदय की धड़कन की गणना करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। लेकिन साथियों आपको ये जो प्रश्न है ऑप्शन में वो नहीं छोड़ के जाने हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर कमेंट करके मुझे बताइए किसकी मापन करता है? रुधिर दाब की मापन करता है साथियों। किसका मापन करता है? जो हमारा रुधिर दाब है उसका मापन किया जाता है। उसके बाद बैरोमीटर, बैरोमीटर जो है साथियों वायु दाब मापा जाता है। लैक्टोमीटर जो है साथियों दूध में पानी की मात्रा को मापा जाता है। ठीक है साथियों, दूध में पानी की मात्रा को मापने का कार्य लैक्टोमीटर से किया जाता है। तो इन सभी यंत्रों को आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी। आप सभी साथी ध्यान रख सकते हैं। साथ ही जो अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। लेकिन साथियों कार्तिक कृष्ण जो चतुर्दशी है इसके दिन आपको बता दूं रूप चतुर्दशी मनाई जाती है, जिसे हम छोटी दीपावली बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? छोटी दीपावली। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी स्थित है? ददेरवा चूरू, दुर्मेड़ी हनुमानगढ़, सांचौर जालौर, उपरोक्त सभी। आप सभी साथियों को बता दूं गोगा जी की जो शीर्ष मेढ़ी है अर्थात उसका शीर्ष मेढ़ी है जो है जन्म स्थान, तो वो हमारा ददेरवा चूरू में है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। साथियों दुर्मेड़ी हनुमानगढ़ में इनका क्या है? समाधि स्थल है। और सांचौर जो जालौर है उसमें इनकी गोगा जी की ओलड़ी। ठीक है साथियों, आप सभी को इतनी जानकारी इससे संबंधित जरूर रखनी है। अगला प्रश्न है साथियों, शिक्षक व विद्यार्थियों की शाब्दिक अंत्यक्रिया कक्षा के किस वातावरण से प्रत्यक्षतः संबंधित होती है? आप सभी साथी देख रहे हैं शिक्षक और शिक्षार्थियों के मध्य शाब्दिक अंत्यक्रिया हो रही है, वो किस प्रकार के वातावरण से प्रत्यक्षतः संबंधित है? संवेगात्मक या भौतिक, सामाजिक संवेगात्मक, सामाजिक भौतिक, सामाजिक शैक्षिक। तो आप सभी साथियों को बता दूं शिक्षक और विद्यार्थी की जो आपस में अंत्यक्रिया होती है उस सामाजिक संवेगात्मक वातावरण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि वर्णन, व्याख्यान, विचार गोष्ठी, भूमिका निर्वाह। तो साथियों सामूहिक चर्चा से पूछा गया है और सामूहिक चर्चा में विचार गोष्ठी विधि जो है शिक्षण विधि संबंधित है। भूमिका निर्वाह को साथियों हम रोल प्ले कहते हैं और इसमें बालक को अपना रोल प्ले करने के लिए दिया जाता है। व्याख्यान में शिक्षक व्याख्या करता है, वर्णन भी इसमें भी शिक्षक से संबंधित है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं है? पाठ्यक्रम पर आधारित हो, पाठ्य पुस्तक की भाषा छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक में छात्रों व शिक्षकों के मार्गदर्शन हेतु शिक्षण की उत्तम व नवीन विधियों का समावेश किया जाना चाहिए, पुस्तक सचित्र व आकर्षक नहीं होनी चाहिए। साथ ही इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। आप सभी को दिखाई दिया होगा कि पुस्तक सचित्र होनी चाहिए और आकर्षक भी होनी चाहिए। तो ये कथन हमारा गलत है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है? साथियों सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो शिक्षण सामग्री वो होती है प्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, अप्रक्षेपित, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों सर्वाधिक जो प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है वो होती है प्रत्यक्ष अनुभव। ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा राइट आंसर है। साथियों आज का अंतिम प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण समस्या नहीं है? नवाचारों का अभाव, संसाधनों की कमी, छात्रों में रुचि का अभाव। साथियों यहाँ पर पूछा है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्या नहीं है। तो साथियों यदि नवाचारों का अभाव है, आप नए विचार नहीं कर रहे, नया प्रयोग नहीं कर रहे, उसका अभाव है तो ये समस्या है। संसाधनों की कमी, ये भी अभाव है। छात्रों में रुचि का अभाव है, ये भी कमी है। लेकिन छात्रों में अगर रुचि है पर्यावरण अध्ययन को शिक्षण के लिए, यह कोई भी प्रकार की समस्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो आप सभी साथी जान रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। ठीक है साथियों,
साथियों आज की कक्षा हमारी यही समाप्त होती है। आप सभी साथियों को ये कक्षा कैसी लगी है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों कल के लिए तैयार रहिएगा। कल आपके लिए मैं संस्कृत शिक्षण वीडियो के 50 प्रश्न लेकर आने वाला हूँ और वो प्रश्न ऐसे होंगे जो सीधे एग्जाम पेपर में छपेंगे, बिल्कुल 100% छपने वाले हैं। क्योंकि साथियों बहुत एनालिसिस के बाद उन प्रश्नों को संकलन किया गया, बनाया भी गया है कई सारे प्रश्न। तो आप सभी साथी जरूर जुड़े रहे और आप सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे फिर से अगले बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुक्रिया, धन्यवाद मित्रों।